एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिवीजन सीरीज। लास्ट टाइम हमने बोहर्स मॉडल की बात की थी। बोहर्स एटॉमिक मॉडल में हमारे पास क्या क्या पोस्टुलेट्स आए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। उन्होंने हाइड्रोजन पे तो बेसिकली हम बाद में लगाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कोई भी अगर हमारे पास एक एटम है, उस एटम का हमें रेडियस कैलकुलेट करना है। सपोज हमारे पास ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में यहाँ पे किसी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। कितनी स्पीड से मूव कर रहा है? स्पीड v से मूव कर रहा है। इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? रेडियस आ गया r। तो बेसिकली सबसे पहले हमें ये r और v कैलकुलेट करने हैं। तो बोहर ने क्या बोला था? बोहर ने बोला, सबसे पहले रदरफोर्ड ने बोला कि हमारे पास इन दोनों के बीच में, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये नेगेटिवली चार्ज्ड, इनके बीच में जो फोर्स लगेगी वो फोर्स कौन सी होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां पे इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए फोर्स प्रोवाइड करेगी। वो फोर्स कौन सी है? सेंट्रीपिटल फोर्स। बेसिकली उसको फोर्स लगा रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो दे रही है वो फोर्स क्या होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मींस जब यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है तो कुछ तो चेंज आएगा, बॉडी कुछ तो एक्सेलरेट करेगी। तो वो उसमें चेंज आ रहा है, वो उस चेंज को कैसे यूज करेगी, अडेप्ट करेगी? सेंट्रीपिटल में कन्वर्ट करके। हमारे पास मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोनों मासेस हैं। तो दोनों मासेस, जब भी हमारे पास कंटैक्ट फोर्सेस की बात करते हैं तो तीन फोर्सेस आती है। हमने किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल और हमारे पास थर्ड थी मैग्नेटिक फोर्स। तो अब भी हमने बात की कि अगर अर्थ के अराउंड मून मूव कर रहा है तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगी वो ग्रेविटेशनल होगी। तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स को। अगर हम एक स्ट्रिंग के साथ, थ्रेड के साथ या स्ट्रिंग के साथ एक स्टोन टाई करके उसको मूव करवाते हैं तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की तरफ एक फोर्स लगती है, टेंशन। टेंशन प्रोवाइड करेगी वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पे हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स को। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितना एटॉमिक नंबर होगा, तो अगर हमें न्यूक्लियस का चार्ज निकालना है वो होगा +ZE, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू चार्ज ऑन ईच प्रोटॉन। तो यहां आ गया K Q1 Q2, इलेक्ट्रॉन है तो E, दोनों के बीच में डिस्टेंस R स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होती है? mv स्क्वायर बाय R के इक्वल होती है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल के रख लेते हैं। फिर हमने कहा किया था, इसको 2 बोलते हैं बेसिकली। लास्ट टाइम हमने 1 किसको बोला था? 1 हमने बोला था कि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है, दैट इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π। ये आया था। 2 स्टेप्स हैं, या तो स्क्वायर करो और दोनों को डिवाइड करो, नहीं तो v की वैल्यू निकाल के इधर पुट कर लो। तो v की वैल्यू आ जाएगी NH अपॉन 2πmr। इसको हम यहां पुट कर देते हैं तो ये बन गई 1/4π एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर बाय R स्क्वायर, m v की जगह n स्क्वायर h स्क्वायर 4π स्क्वायर m स्क्वायर R स्क्वायर और साथ में एक mv स्क्वायर बाय R। तो ये कैंसल, हमारे पास 4 से 4 कैंसल, एक पाई से एक पाई कैंसल और एक मास से एक मास कैंसल। तो क्या रह गया? R आ जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m z e स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास R, रेडियस। अगर हमें जनरल किसी का भी निकालना है तो हमें रेडियस की ये वैल्यू पता होनी चाहिए। अब इसमें हमें पता है h कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, परमिटिविटी कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, मास इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट है, E चार्ज ऑन ईच पार्टिकल हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है। तो मींस अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 0.529 और रह गया n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम।
कई जगह 0.53 भी लिखते हैं। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया रेडियस ऑफ किसी भी, अगर हम एटम का कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो ये फॉर्मूला होगा। अब अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हमें पता है फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू 1 हो गई। अगर हम फर्स्ट शेल की बात करते हैं, फॉर फर्स्ट शेल, तो ये आ जाएगा R इज इक्वल टू 0.529 1/1 एंगस्ट्रॉम। इसको बोहर्स रेडियस भी या बोहर्स रेडियाई भी बोलते हैं। ये आ गई हमारे पास R1। ऐसे ही हम आगे 2 के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर सेकेंड शेल। तो फॉर सेकेंड शेल मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, हम सेम चीज अप्लाई कर सकते हैं सेकेंड शेल के लिए। तो 0.529 एज इट इज, और साथ में n स्क्वायर मीन्स 4। ऐसे ही R3, तो 0.529 9। एक पैटर्न मिल रहा है यहां पे, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो मीन्स रेडियस किस रेशियो में जाएगा, R1 is to R2 is to R3। ये आ जाएगा 1 is to 4 is to 9। क्या सिमिट्री दिख रही है? नहीं, सिमिट्रिक तो नहीं है। एक 1 का डिफरेंस 4 9 16 ऐसे चलता जाएगा हमारे पास। तो मीन्स यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे नहीं है, कांस्टेंट नहीं है डिस्टेंस हमारे पास कि 1 के बाद 1 ऐड होगा तो सेकेंड ऑर्बिट 2 पे होगा, 2 के बाद फिर ऐड होगा तो फिर हमारे पास ऐसे नहीं है। तो मीन्स ये हमारे पास रेशियो आ गई। रेडियस क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n का स्क्वायर, नंबर ऑफ शेल। तो ये है हमारे पास बोहर्स थ्योरी। हमने कैलकुलेट किया रेडियस हाइड्रोजन एटम के लिए। अब अगर हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है, सपोज हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे R की वैल्यू पुट कर देते हैं। जो हमारे पास R आया, सेम एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, R की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये R आ जाएगा बेसिकली, R की वैल्यू n स्क्वायर h स्क्वायर पाई mz e स्क्वायर। तो मीन्स ये आ गई स्पीड। n से n कैंसिल, h से एक h कैंसिल, m से एक m कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। तो ये आ गया z e स्क्वायर 2n h एप्सिलॉन नॉट। ये आ गई हमारे पास स्पीड। अगेन E कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, H प्लैंक्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो गई। तो मीन स्पीड की वैल्यू आ जाती है 2.18 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 Z/n मीटर पर सेकेंड। ये आ गई स्पीड। फिर से अगर हम फर्स्ट शेल के लिए कैलकुलेट करना चाहें, तो अगर हम यही चीज फर्स्ट शेल के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, फॉर फर्स्ट शेल हमारे पास होगा Z की वैल्यू 1, हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं, N की वैल्यू भी 1। तो मीन स्पीड आ गई 2.18 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, विच इज अप्रोक्सीमेटली जा रही है किसके पास, अप्रोचिंग टू द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एयर कितनी लेते हैं, 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो मीन्स 10 रेज टू द पावर 2 का डिफरेंस है यहां पे। अगर हम V और C, ये बेसिकली फर्स्ट ऑर्बिट फर्स्ट शेल की आ गई, V1 और C को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 1/137 स्पीड। मतलब पहली शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, और स्पीड आगे जाते जाते इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। जैसे जैसे n बढ़ेगा स्पीड कम होती जाएगी। तो मींस v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, मतलब सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है, जो सबसे पहला शेल है। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगा, एज n इंक्रीजेस, जो हमारे पास स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो बेसिकली ये क्या है, ये है हमारे पास स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल।
फिर ये हमने बोल दिया फर्स्ट के लिए इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, कितनी रेशियो है 1/137 के इक्वल। तो हमने बात की रेडियस की, हमने बात की स्पीड की, अब हम बात कर लेते हैं एनर्जी की भी। तो एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल एनर्जी निकालनी है जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अगर हमारे पास ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अबाउट हमने बोला हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मोशन में है ना, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मोशन में है, तो मतलब कौन सी एनर्जी पोजेस करेगा, काइनेटिक एनर्जी पोजेस करेगा। और पोजीशन की वजह से हमारे पास लगती थी पोटेंशियल एनर्जी। यहां क्या है, दो बॉडीज एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगा रही हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, दोनों चार्ज्ड बॉडीज हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लग जाएगी। सबसे पहले बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें अभी इक्वेशन की, कौन प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या फॉर्मूला था, 1/4πε0 ZE इंटू E बाय आर स्क्वायर, और ये था mv²/r। एक आर से एक आर कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, हाफ से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, इधर भी और इधर भी। इसको k ही लिख देती हूं, इजी हो जाएगा। ये बन गया k ZE²/2r, और ये बन गई काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, k ZE²/2r आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल के अभी छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है यूनिट 1 से, क्या होता है, k Q1 Q2/r। तो मीन्स k, और एनर्जी में हम साइंस लेते थे, प्लस ZE, इलेक्ट्रॉन का माइनस E डिवाइडेड बाय r। स्केलर क्वांटिटी है, साइन ले लिया नेगेटिव, तो ये आ गया हमारे पास k ZE²/r विद अ नेगेटिव साइन। अभी बताएंगे नेगेटिव क्यों है। अब निकाल लेते हैं टोटल एनर्जी। तो सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, k ZE²/2r, पोटेंशियल एनर्जी माइनस k ZE²/r, k ZE²/r, हाफ -1 कॉमन ले लिया, हाफ -1 ये आ गया -12 k ZE²/r। टोटल एनर्जी इज k ZE²/2r, k ZE²/2r। टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और अगर हम ये वैल्यू ले लें तो ये क्या हो जाती है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी विद अ नेगेटिव साइन। तो टोटल एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से हमें रिलेशन मिल गए। काइनेटिक एंड टोटल एनर्जी कितनी आई, टोटल एनर्जी आई हमारे पास माइनस k ZE²/2r। ये एक इक्वेशन आ गई। हमने बोला अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो उसमें ये वैल्यू क्या है, फर्स्ट इक्वेशन से ये काइनेटिक एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और अगर हम नेगेटिव साइन ले लें, इतनी वैल्यू ले लें, तो ये बन जाती है पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। तो मीन्स ये हमारे पास एक और रिलेशन आ गया, टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब ये नेगेटिव क्यों आई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाउंड है न्यूक्लियस के साथ, दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है विच इज अट्रैक्टिव इन नेचर। तो जब इलेक्ट्रॉन बाउंड है न्यूक्लियस के लिए, उसको वहां से बाहर निकालने के लिए हमें कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी, कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो मींस नेगेटिव साइन आ गया, अट्रैक्टिव फोर्स। तो मींस ये क्या शो करता है, नेगेटिव साइन शोज that
इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। ये आ गई। अब टोटल एनर्जी अगर हम k की वैल्यू पुट करें तो -1/2 एज इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² बाय R। ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, टोटल एनर्जी की। अगर हमें k की वैल्यू पता है, हमें k की वैल्यू पता है, हमें E की वैल्यू पता है, रेडियस हमें पीछे से पता है, 2 की वैल्यू पता है। जब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं फॉर फर्स्ट शेल फॉर n इज इक्वल टू 1, अभी हम निकाल के हटे थे, हमारे पास रेडियस की वैल्यू आई थी, रेडियस की वैल्यू यहां पुट करें और हम n की वैल्यू 1 पुट करें तो हमारे पास एनर्जी कितनी आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी फर्स्ट के लिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ जाएगा रिलेशन अगर हम नॉर्मल n² लेते हैं, और जब हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली जब 2 पुट करेंगे, सॉल्व करके रिलेशन आता है -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहाँ से आता है, टोटल एनर्जी में रेडियस की वैल्यू पुट कर दो, जो फॉर्मूला था, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पुट कर दो, तो हमारे पास एनर्जी आ गई फर्स्ट की -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड की हमारे पास आ जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे ही थर्ड की आ जाएगी, फोर्थ की आ जाएगी एंड सो ऑन। हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमने जो एनर्जीज की बात की थी स्टार्टिंग में, वो हमें पता चल गया है कैसे आती हैं। तो बेटा हमने निकाला रेडियस, स्पीड और टोटल एनर्जी, और एनर्जी नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। चलिए बेटू, बाय।